Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is 5th year PYQ of EVS Pedagogy for CTET. बाकी के जो 4 वीडियोस हैं, बाकी के जो 4 PYQ हैं EVS के, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक बायो में दी हुई है, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रीति an EVS teacher of 3rd class wants to teach concept of communication। किस चीज का, कौन सी थीम से रिलेटेड है, जो कि ट्रेवल थीम से रिलेटेड है। किस तरीके से, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। फॉर दिस शी कैन, मतलब प्रीति जो कि EVS की टीचर है, किस क्लास की, 3rd क्लास की, उसे क्या करना है, संप्रेषण का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो कि यात्रा थीम से रिलेटेड है। तो इसको किस तरीके से रचनात्मक पद्धति से पढ़ाना चाहती है, तो फिर इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। एनकरेज रोल प्ले रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेषण से संबंधित भूमिका जो निभाने वाले थे, मतलब रोल प्लेस होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, करके पढ़ाना चाहिए। या फिर प्रमोट डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज रिलेटेड टू इट, मतलब कोई जो विवादास्पद विषय होते हैं उससे संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करके। या फिर प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाई पोस्ट ऑफिस। ऐसा मतलब जो EVS वाले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों को एक्सप्लोर करके, इंक्वायरी करके चीजें बच्चों को ज्यादा आसानी से समझ में आती है। इसलिए जो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे बच्चे को वहां पे ले जाकर के प्रैक्टिकली उस चीज को सिखाया जा रहा हो, तो वो चीज ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस कौन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज करके, मतलब कौन सी एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली यूज करके कम्युनिकेशन थीम को पढ़ा सकती है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकती है। बाई प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाई पोस्ट ऑफिस, मतलब कि किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बना करके संप्रेषण को वो सिखा सकती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, folklores are important resource for teaching environmental studies. Which of the following statements provides suitable explanation of this fact? मतलब जो लोक कथाएं होती हैं वो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो इस तथ्य की व्याख्या प्रदान करते हैं, मतलब कि लोक कथाएं इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने में यूज की जाती है साधन की तरह। पहला है, फोकलोर्स डेवलप्स चिल्ड्रंस इमेजिनेशन। फोकलोर क्या करते हैं, बच्चों में इमेजिनेशन डेवलप करते हैं, मतलब लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। सही है। फोकलोर्स कनेक्ट द चिल्ड्रन विद देयर एनवायरनमेंट, बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ती है। फोकलोर्स प्रोवाइड मोरल मैसेज टू, कोई किसी तरीके का कोई मोरल मैसेज नहीं मिलता है। फोकलोर्स डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, इससे बच्चों का कोई इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता है। फोकलोर्स डेवलप क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, हाँ, इससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं लोक कथाएं के बारे में जो कि सही है? पहला कि जो लोक कथाएं होती हैं वो बच्चे में कल्पना का विकास करती हैं। दूसरा कि जो लोक कथाएं होती हैं वो बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ती हैं। और तीसरा, लोक कथाएं जो होती हैं वो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। मतलब 1, 2 एंड 5 इज द राइट ऑप्शन। इसमें कोई एक हिंदी में नहीं दिया है, नैतिक संदेश, इंटरेस्ट वाला नहीं दिया। तो 1, 2 और ये 5th ऑप्शन है जो कि राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप एक्टिविटीज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल पे ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती है EVS पढ़ाने के लिए, वो उनका क्या उद्देश्य होता है? हेल्प्स टू इंक्लूड डाइवर्स लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो असमान शिक्षार्थी होते हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस तरीके से, क्या कहा है, जो असमान शिक्षार्थी होते हैं, मतलब कि कोई एक कॉन्सेप्ट मान लो पढ़ाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में एक बच्चा है जिसको नॉलेज है उसके बारे में, उसकी प्रीवियस नॉलेज उसके बारे में अच्छी खासी है, और दूसरा बच्चा है जिसको उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब उससे रिलेटेड उसकी कोई अपना पूर्व अनुभव नहीं है। तो क्या करेंगे, जब इन दोनों बच्चों को साथ में बिठा करके ऐसे ही 2-3 बच्चों का साथ में ग्रुप बना करके उस चीज को पढ़ाएंगे, तो जो नॉलेज होगी वो एक्सचेंज होगी, इंटरचेंज होगी, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज के बारे में सीखेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जो असमान शिक्षार्थी हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर रहा है, और सम्मिलित करके वो हेल्पफुल हो रहा है। तो इस वजह से जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं वो EVS पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल में हेल्पफुल होती है। थर्ड का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनोरमा आस्क हर स्टूडेंट्स हाउ मैनी लेग्स डज द एनिमल्स अराउंड देम हैव। As an EVS teacher, what should be the most appropriate objectives behind this activity? मनोरमा क्या करती है, अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास जो भी रहने वाले जीव हैं उनमें पैर कितने होते हैं। तो एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे उसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? टू एक्वेंट स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो अलग अलग जानवर के जो अलग अलग शरीर अंग होते हैं उससे अवगत कराना? नहीं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल वर्ल्ड, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि विद्यार्थियों को इससे क्या होगा, जो जंतु जगत है उसमें क्या क्या किस किस तरीके की विभिन्नता पाई जाती है उस चीज की सराहना करने में उनको उनकी जो ये वाली कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी, विकसित होगी। तो ये सही हो गया। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों में जिज्ञासा तो होती ही है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बच्चों का दिमाग चलेगा, मतलब उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ेगी। जो उनकी जिज्ञासा होती है, अलग अलग जगह पे जानवर देख लिए, कुछ भी देख लिए, तो उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि मतलब इनके इतने पैर क्यों हैं, उसके ऐसे नहीं था, इनके ऐसे बाल हैं, उनके ऐसे बाल क्यों नहीं है। तो ऐसे बच्चों में जिज्ञासा उठती रहती है। तो ये क्या करेगा, बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको भी पोषित करेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन भी सही है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये तो आपका कीवर्ड है ईवीएस में, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोर करके किसी भी चीज को सीखना। तो ये क्या करेगा, बच्चों को अवलोकन और खोज के अवसर प्रदान करेगा। तो ये भी सही है। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसकी प्राथमिक साधनों में है जो रचनात्मक मूल्यांकन है, जो टीचिंग कराई जाती है उसमें प्राथमिक साधन की तरह रचनात्मक मूल्यांकन यूज किया जाता है। क्यों, मतलब ये कौन सा है, इसमें इंक्लूड पूछा है, क्या इंक्लूड है? एनुअल और सेमेस्टर एग्जामिनेशंस नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट मतलब क्या हो गया, जो कि जो टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं या फिर जो फाइनल एग्जाम्स लिए जाते हैं वो सब हमारे समेटिव असेसमेंट में आते हैं। तो जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो किसमें आएगी, समेटिव असेसमेंट में आएगी, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स ये आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को और भी क्या कहा जाता है, इसको क्रिएटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। अगर बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं साथ में, तो टीचर दूर से देख करके, ग्रुप वर्क में क्या होता है, बच्चे आपस में काम कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, और टीचर क्या करती है, उनको फैसिलिटेट करती है, दूर से ऑब्जर्व करती है कि बच्चे कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, जहां पे उनको हेल्प की जरूरत पड़े वहां उनको हेल्प दे दी जाए। तो इस तरीके से तो क्या करेगी वो, इसके थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स के थ्रू क्या करेगी, बच्चे को इवेल्युएट कर सकती है, असेसमेंट उनका कर सकती है कि बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज नहीं समझ में आई। तो ये क्रिएटिव असेसमेंट हो गया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आएगा, वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स या फिर असाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिल स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ask his teacher Krishnan why it is so that stone sinks in water but paper does not. What should Krishnan do? मतलब जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है अनिल, वो अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है लेकिन जो कागज है वो नहीं डूबता है। तो इस टाइम पर कृष्णन को क्या करना चाहिए? नॉर्मली आप इसका कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे, क्योंकि स्टोन जो वाटर है, वाटर में जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है, ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें जो होती हैं वो डूब जाती हैं और कम डेंसिटी वाली चीजें ऊपर ही रह जाती हैं। तो इसका इसी वजह से स्टोन जो है वो डूब जाता है पानी में और पेपर है वो तैरता रहता है। तो इस टाइम में कृष्णन को क्या करना चाहिए? सॉलिड का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए? नहीं, एक्सप्लेन करने वाली वैसे भी कोई भी चीज है, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी एक्सप्लेन है, ये भी गलत। एक्सप्लेन दैट स्टोन इज हेवी एंड पेपर इज लाइट, यहाँ भी गलत। अब ये एक्सप्लोर, ये क्या है, आपका कीवर्ड है ईवीएस में, इसलिए आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आस्क अनिल टू एक्सप्लोर विच अदर ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर एंड टेल हिम दैट यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस व्हाई थिंग्स सिंक इन वाटर। अनिल क्या कहेगा बच्चे से कि तुम पता लगाओ कि इसके अलावा और कौन सी चीज है जो पानी में डूब जाती है, और ये कहें कि और क्या कहना है, और बच्चे से ये बोलना है कि और चीजें पानी में क्यों डूब जाती है, इसका कारण जो बाकी की आपकी आगे की कक्षाएं हैं उसमें आपको बताया जाएगा।
इससे क्या होगा, बच्चे जब एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीजें कि ये भी डूब रही है, ये भी डूब रही है, ये भी डूब रही है, ये चीज नहीं डूब रही, ये नहीं डूब रही, ये नहीं डूब रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा उनमें क्लासिफिकेशन आएगा कि अच्छा ये सारी चीजें भारी हैं इस वजह से ये डूब जाता होगा, और ये सारी चीजें हल्की हैं इस वजह से नहीं डूबती हैं। तो उनमें अपने आप ही कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो किस तरीके से हो रहा है, एक्सप्लोर करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while teaching a unit on water, an EVS teacher of grade 4 plans to send children to survey their neighborhood about availability of clean and safe drinking water. The teacher is trying to, मतलब जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका क्या करती है, बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने के लिए योजना बनाती है। तो शिक्षिका किस चीज का प्रयास करती है, मेक अ रिपोर्ट अबाउट वाटर फैसिलिटीज इन डिफरेंट एरियाज। इसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं, इससे बच्चों का क्या रिलेशन, इंटीग्रेट सोशल एस्पेक्ट्स विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हम क्या पढ़ते हैं ईवीएस में, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे बच्चे अवेयर हो सके। तो ये हमारा यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो सामाजिक पहलू हैं उनके पर्यावरण कारकों के साथ एकीकृत करने के लिए टीचर ऐसा कर रही है, ये उसका उद्देश्य है, ये प्रयास कर रही है। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्राइमरी लेवल द ईवीएस करिकुलम रेकमेंडेड बाय एनसीईआरटी इज, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर जो एनसीईआरटी है उसमें अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या किस चीज से रिलेटेड है, प्रिस्क्रिप्टिव, सजेस्टिव, डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लोरेटिव। तो ये होती है सजेस्टिव, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, सुझावात्मक होता है और अन्वेषणात्मक होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, सजेस्टिव एक्सप्लोरेटिव, ये तो आपका कीवर्ड है, ये तो आप जानते ही हैं, तो ये तो होना ही होना है, और एक सजेस्टिव, तो बी और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तानी रीड अ स्टोरी इन which a fox wants to eat plum but couldn't reach a plum on a tall tree. Fox goes away saying that the plum is sour. Tani had never seen a plum fruit, but after reading the story she knows that plum is a fruit. This incident confirms which of the following learning principles. मतलब तानी एक कहानी पढ़ती है जिसमें क्या होता है कि एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से वो क्या कहकर चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। अब तानी ने, यहाँ पे तानी होगा, तानी ने इससे पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा है, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वो ये जान गए कि आलू बुखारा जो है वो एक फल होता है। तो यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करता है, कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इसमें अपने सेंसेस के थ्रू तो बच्चा नहीं सीख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग कर रही है ना, तो रीडिंग करके संदर्भ के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, तो बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, यही यहाँ पे अधिगम सिद्धांत लागू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस मीन्स, मतलब कि ईवीएस में जो करके सीखने का प्रत्यय है, प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। यूजिंग लॉट्स ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लास, क्लास में बहुत सारे जो शिक्षण सामग्री होते हैं, साधन होते हैं, उनका उपयोग करना, यही होता है लर्निंग बाय डूइंग, नहीं। इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, नहीं। क्वेश्चन वगैरह ये सब इंक्लूड करना नहीं, बच्चे से क्वेश्चन आंसर करना वो अलग बात हो गई, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करना टीचिंग के समय ये गलत है। मतलब कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे तो इससे ये हो सकता है कि हाँ उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो उससे कनेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर वाली चीजें देखते ही आंख बंद करके हटा देनी है। इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये एक ऐसी चीज है, अभी हमने स्टार्टिंग का ही पता नहीं 1st to 5th में से कोई क्वेश्चन आया था जिसमें रोल प्ले करके बच्चा सीख रहा था, तो इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है जब रोल प्ले करके किसी चीज को बच्चा अपने आप से सीख जाए या फिर प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू उस चीज को सीखे, तो वो क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, यही ईवीएस का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन कंप्लेन्स
रोहन कंप्लेन्स Rohan complains to teacher that Sam has been bitten by an insect and is crushing that insect. In relation to pedagogy, what should be the most appropriate behavior of a teacher? रोहन क्या करता है, शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वो उसे कुचल रहा है। तो शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार इस टाइम पे क्या होना चाहिए, ये सुनने के बाद सैम से बात करे और उसे मना करे कि मतलब कि कीड़े को कुचलने से मना करे। बच्चा ऐसे थोड़ी समझ जाएगा, मतलब वो उस चीज को उस पर्टिकुलर टाइम पे उस एक्टिविटी को करने से रोक सकता है, लेकिन इससे बच्चा समझेगा नहीं कि हाँ मतलब हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, या उसकी समझ बच्चे में नहीं बनेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अप्लाई फर्स्ट एड एंड टेक सैम टू द डॉक्टर, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन बच्चा उस टाइम पे ये नहीं सीखेगा कि इंसेक्ट के साथ जो वो कर रहा है वो गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत। टेल सैम दैट किलिंग एनिमल्स इज क्रुएल्टी एंड पनिश हिम, बच्चे को कोई चीज बता करके नहीं सिखाई जा सकती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आस्क सैम व्हाट विल हैपन, अब इसमें क्या करेगा, बच्चा सोचेगा व्हाट विल हैपन इफ ऑल इंसेक्ट्स आर किल्ड। टीचर क्या करे, सैम से पूछे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जब बच्चे को बताए जाएंगे या कॉन्सिक्वेंसेज उसके दिमाग में ऐसे पूछने पर आएंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान जो विधि है उसमें क्या वांछनीय है। डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये हमारा लैंग्वेज या भाषा का तो चल नहीं रहा है, जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स एंड पिक्चर्स, ये वाली चीजें तो वैसे भी आपकी गलत है, कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो जाएगी। एनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हमें क्या सिखाना है बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिखाना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बच्चा अपने आप ही सॉल्व करेगा, मतलब कि ये किस चीज के लिए होना चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर किसी चीज कोई क्वेश्चन है उनको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर वो खुद से ही दिमाग लगा रहे हैं, अपनी थिंकिंग को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो उनके अंदर डेवलप होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहिए, इससे बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की जो स्किल है वो डेवलप होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा as the child moves to class 3rd to class 5th, the EVS curriculum extends the child's understanding of the world in the following order, मतलब जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में जो बच्चे की दुनिया के बारे में जो समझ है उसको निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करता है। कौन से क्रम में, ये आपका सब में एरो लगेगा, हर एक ऑप्शन में, इसको नोट कर लीजिएगा, हर एक ऑप्शन में ये एरो है, ठीक है। तो इसके लिए 3rd to 5th में जब बच्चा मूव कर रहा है तो उस टाइम में बच्चे की करिकुलम के अकॉर्डिंग, ईवीएस की करिकुलम के अकॉर्डिंग कौन सी समझ है दुनिया के बारे में जो कि जिस ऑर्डर में चलना चाहिए वो है। सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं 3rd to 5th में, सबसे पहले बच्चा खुद के बारे में सीखता है, सेल्फ के बारे में, फिर पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बाद कॉलोनी तक जाता है, फिर उसके बाद सिटी तक जाता है और उसके बाद कंट्री तक जाता है। इस तरीके का पैटर्न, इस हिसाब से करिकुलम को डिजाइन किया गया है। मतलब कि बच्चा पहले खुद के बारे में जानेगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसको खुद से रिलेटेड, फिर माता पिता से रिलेटेड परिवेश के बारे में, फिर मोहल्ला से रिलेटेड परिवेश के बारे में, फिर शहर से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है, परिवेश है उसके बारे में, फिर फाइनली कंट्री से रिलेटेड जो परिवेश है उसके बारे में। 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग ऑफ क्लास 3rd, Parents teacher meeting of class 3rd, Salma complains to the class teacher that Akhil does not eat lunch and he mostly throws it in the dustbin. कक्षा 3री की अध्यापक है और अध्यापक अभिभावक मीटिंग है जिसमें सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वो लंच नहीं करता है और ज्यादातर क्या करता है, भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ किस चीज पर चर्चा करेंगे जिससे कि ये बात अखिल को समझ में आ जाए कि खाने को फेंकना नहीं चाहिए। चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पर्सन कुकिंग फूड,
बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल। चिल्ड्रेन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस। उनमें अगर फूड प्रेफरेंसेस की बात, अगर बच्चे अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, फूड प्रेफरेंस अपने बताने लगेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं वो बच्चे खाएंगे ही नहीं, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। चिल्ड्रेन शुड फिनिश देयर लंच सिंस मैनी चिल्ड्रेन आर स्टार्विंग एंड डू नॉट गेट फूड। इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि बच्चों को अपना लंच इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो खाना चाह रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, तो ये चीज भी है। इस पे अगर डिस्कशन करेंगे तो फिर अखिल को समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रेन, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये वाला और ये वाला। चिल्ड्रेन शुड फिनिश देयर लंच सिंस द फार्मर फेसेस लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स टू ग्रो फूड। मतलब कि भोजन को उत्पन्न करने के लिए, फिर उगाने के लिए जो फार्मर है, किसान है, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। तो ठीक है, जो फर्स्ट है इस पर चर्चा अगर करेगा, सी पर चर्चा करेगा और डी पर चर्चा करेगा, तो अखिल को ये बात समझ में आ जाएगी। बाकी सारे बच्चों में से भी कोई ऐसा है, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर उसके अंदर भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी व्हाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड। मतलब कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल क्या हो सकता है? टेकिंग चिल्ड्रन फॉर नेचर वॉक, मतलब बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, या फिर आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। हमको कौन सी थीम के बारे में पढ़ाना है? फैमिली थीम के बारे में। तो अगर बच्चे से उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हॉबीज के बारे में पूछा जाएगा तो उनकी थोड़ी जो पहले की कॉन्सेप्ट है इन सब चीजों के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा 5th ईयर पीवाईक्यू ऑफ ईवीएस पेडागोजी फॉर सीटेड। इसके बाद जहां तक होगा मैथ्स की पेडागोजी, मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी ईवीएस की पेडागोजी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।